आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आज हम लोग 14 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरे और आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जिन भी विद्यार्थियों का आज जन्मदिन है उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। स्टार IQ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना प्यारे दोस्तों। आप लोग कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर था आपका दीपा मलिक। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली ID के अंदर कुछ चेंजेस आपको करवाने हैं तो 16 से 18 दिसंबर तक के लिए आप लोग करवा सकते हैं। अपने ग्राम के वार्ड स्तर पे करवा सकते हैं या आप लोग जो है ना अपने पास के CSC सेंटर जाके करवा सकते हैं। ये सरकार ने उनमें अपडेशन का जो है ना एक जो है ना नया पोर्टल लॉन्च किया या पोर्टल को अपडेट किया है थोड़े समय के लिए। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय किस जिले में होगा। तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। एक्चुअली देखो क्या है कि हरियाणा के अंदर कमेटी के जो है ना इलेक्शन होने वाले हैं अभी हाल ही में, जिसमें 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारों का प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य जो है ना वो देखरेख करेगी। 41 सदस्यीय कमेटी अस्थायी है। जब तक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं करवाए जाते तब तक जो है ना चुनाव की जिम्मेवारी उपायुक्त कुरुक्षेत्र को जो है ना दी गई है। इसका हेडक्वार्टर तो खैर कुरुक्षेत्र में ही होगा फाइनली भी। हरियाणा के सिखों की वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद ही जो है ना इसमें 6 महीने का टाइम लगेगा और फिर फाइनल जो है ना इलेक्शन होंगे हरियाणा में पहली बार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए। हरियाणा के राज्यपाल ने किस देश के राजदूत को पुस्तक तथा G20 टाई भेंट की है अभी हाल ही में। तो हरियाणा के राज्यपाल जी ने जो है ना वो इटली के जो राजदूत है इनको किताब और के साथ G20 टाई भेंट की है। राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है, वो तो जानते ही हो, और के साथ में इटली के राजदूत है जिनका नाम है विदुल सिगा। इनको शिष्टाचार मुलाकात की है इनके साथ में, इनको एक G20 टाई भी भेंट की। और हरियाणा के राज्यपाल ने जो है ना इटली के साथ पूरे भारत के शैक्षणिक, कृषि और व्यापारिक क्षेत्र के संबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ ही हरियाणा और मतलब यूं कहिएगा भारत और के साथ इटली इनका आयात निर्यात स्पेशली जो है ना वाणिज्य क्षेत्र के साथ में इनको मजबूत करने के लिए MOU साइन किया है। हरियाणा सहित पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इटली को भी इसमें लाभ मिलेगा। इसके लिए भी हरियाणा और इटली ने जो है ना वो स्पेशली इस पर बातचीत भी की है ताकि भविष्य के अंदर जो है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हरियाणा का योगदान या हो सके इटली के लिए, इटली हमारी उसमें एक्सपर्टीज़ में हेल्प कर सके। हरियाणा रोडवेज ने किस कंपनी को 1000 बसों का ऑर्डर दिया है। तो हरियाणा रोडवेज ने अभी हाल ही में टाटा मोटर्स को 1000 बसों का जो है ना ऑर्डर दिया है। हरियाणा ने जो ना टाटा मोटर्स को 1000 बसों का रिसेंटली ठेका दिया गया है। यूँ कहिएगा कि टाटा मोटर्स को मिला है हरियाणा सरकार की तरफ से 52 सीटों वाली पूरी तरीके से कंप्लीट BS6 डीजल बसों को जो है ना संपूर्ण तरीके से तैयार किया जाएगा। 1000 बसों का ऑर्डर दिया गया है। और एक बात और याद रखना, हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव का नाम है नवदीप सिंह विर्क, ठीक है ना, ये भी याद रखना। ज़्यादातर आप लोगों ने टाटा या अशोक लीलैंड की देखी होगी, लेकिन अब नई 1000 बसों का ऑर्डर दिया गया है टाटा कंपनी को। टाटा मोटर्स की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1945 मुंबई के अंदर हुई थी। इसके फाउंडर का नाम JRD टाटा है, हेडक्वार्टर भी इसका मुंबई के अंदर ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव ढंग से सुनिएगा। यूनेस्को ने 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में हरियाणा से किसे स्थान मिला है। यूनेस्को, जिसको आप लोग फुल फॉर्म वाइज अगर बात करो तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनेस्को की 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वस्त्र शिल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स जो है ना, इसमें इस 50 लिस्ट में से हरियाणा का जो खेस है ना उसको स्पेशली जो है ना वो स्थान दिया गया है।
मेरा बड़ा फेवरेट है, पर्सनली बड़ा फेवरेट है, ठीक है ना। हालांकि आजकल इनका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये जो ना बड़ा ठंडा महसूस होता है। जैसे नॉर्मली मतलब 2-3 टाइप के होते हैं, पतली सी चद्दर प्रकार का, या थोड़ा मोटा हो आपका, या थोड़े ठंडे किस्म के होते हैं। तो ये खेस हरियाणा से संबंधित बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से लगभग आप सभी के घरों में ये है, लेकिन आजकल इनका यूज़ कम होता है। ये संदूक में बस बिल्कुल नीचे वाली जगह पे बिल्कुल पड़े होंगे, कभी कभी निकाले जाते हैं। घर वाले शायद इसलिए भी निकालने नहीं देते हैं, जैसे मेरी मम्मी स्पेशली कहती है कि बेटा इनको निकाल तो लेंगे, लेकिन इनको धोएगा कौन, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर के होते हैं तो धोने में बड़ी दिक्कत है। तो आजकल ट्रेंड चल गया कि कलरफुल कपड़े आने लग गए हैं। अब रज़ाई के कवर भी पहले होते थे वाइट कलर के, लेकिन आजकल तो फिर अलग ही चितकबरे से आ रखे हैं, ठीक है ना, बागड़ बिल्ले से अलग टाइप के कलर हैं, और उनके भी वो चेन वाले कवर हैं, और ठीक है, ताकि उनमें मैल दिखाई ना दे या तो, और या मतलब जिनको आसानी से जो है ना वो धोया जा सके। और इनको खैर यूज़ कम करते हैं, पर हाँ ये हरियाणा की विरासत तो आप देख ही सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, जिसको यूनेस्को ने भी अपनी विरासत के अंदर शामिल कर लिया है। मेरे पर्सनली बड़े फेवरेट है, मैं बड़ा राजी हुआ था इस क्वेश्चन को देख के ही। यूनेस्को ने देश के 50 विशिष्ट प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है, और दक्षिण एशिया की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो है इसके लिए एक लिस्ट जो है ना वो तैयारी की है भी। ये टोटल और लिस्ट पूरी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे तमिलनाडु की टोडा कढ़ाई और सुगंडी को शामिल किया है, हैदराबाद की हिमरू बुनाई को, ओडिशा के संबलपुर की बंधा टाई और डाई बुनाई को, गोवा की कुनबी बुनाई को, गुजरात की मशरू बुनाई और पटोला को, इसके अलावा महाराष्ट्र की हिमरू को भी, वेस्ट बंगाल की गर्द कोरियल को, ठीक है, पश्चिम बंगाल का तो हो गया, कर्नाटक की इलकल लांबाडी और बंजारा कढ़ाई को, तमिलनाडु की जो है ना वो सिक्कलयान कनपेट कलमकारी को, और हरियाणा का तो खेस है ही, हिमाचल प्रदेश के चंबा के रुमाल बहुत फेमस है, लद्दाख के थीमा ऊन की टाई और डाई, और वाराणसी की अवध जामादनी, ठीक है, इनको सबको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है हरियाणा एग्जाम के लिए, बाकी आप अगर स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के एग्जाम देते हो तो भी आपको काम आएगा ये लेक्चर। यूनेस्को का फुल फॉर्म तो आपको मैंने बता दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। स्थायी शांति के साधन के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता के लिए जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के अंदर है, फ्रांस की जो राजधानी है। यूनेस्को का जैसे मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत कार्यक्रम है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन द डेंजर है, इसके लिए जो विरासत को संजोए रखने के लिए काम करता है। ऑड्रे ऑजले जो है ना इस यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल है करंट में। आज यूनेस्को की टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं सबसे पहली कौन सी बनी थी तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। सबसे पहली तो एक ताजमहल, ठीक है ना, ताजमहल के साथ में एक अजंता गुफाएं जो आपकी सबको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर है, और तीसरा जो है ना वो है आगरा फोर्ट, ठीक है ना, यानी कि आगरा का किला। इन तीनों को 1983 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। करंट में आज टोटल 40 साइट है, तो 2021 में सबसे लेटेस्ट आई थी एक तो रामापा टेम्पल है जो कि तेलंगाना का है, और 2021 के अंदर एक धोलावीरा जो कि गुजरात की साइट है, और आपको शायद पता होगा ये एक हड़प्पन साइट है। तो ये 39वीं साइट तो रामापा टेम्पल है तेलंगाना का, और धोलावीरा साइट जो है ना वो 40वीं है आपकी। तो टोटल 40 साइट है। इन बिटवीन एक बात और बताता हूँ, भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है ना वो कौन सा है, वो अहमदाबाद है, जिसको 2017 के अंदर शामिल किया गया था। और दूसरा शहर है जयपुर, जिसको 2019 में शामिल किया गया था। अच्छा, यूनेस्को के द्वारा ना 14 अमृत सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनका नाम भी बताता हूँ। यहाँ से भी अभी रिसेंट CGL एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली वैदिक जप की परंपरा है 2008 में, जिसको शामिल किया। दूसरी रामलीला रामायण की पारंपरिक जो प्रदर्शन है 2008 में, इसको भी शामिल किया गया। इसके अलावा लद्दाख का बौद्ध जप है, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ जहाँ होता है, 2012 में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा मणिपुर का संकीर्तन है, जिसको गायन, ढोलक और बजाना, इन सभी चीज़ों को जो ना शामिल किया गया 2013 के अंदर। एक कुटियाम संस्कृत थिएटर है, जिसको 2008 में शामिल किया गया। एक है जंडियाला गुरु पंजाब, भारत के ठठेरों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का शिल्पकार है, इसको 2014 में शामिल किया गया।
एक रम्माण गढ़वाल है जो कि धार्मिक उत्सव और परंपरा है, जिसको 2009 में शामिल किया गया, हिमालय क्षेत्र की है ये। एक योगा को 2016 में शामिल किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल में पूछा था इसी को ही। और इसके अलावा जो है ना वो थिएटर है यहाँ के मुद्दुयेटू अनुष्ठान थिएटर, ये एक नृत्य नाटक कला है, 2010 में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा नवरोज को 2016 में शामिल किया गया। कालबेलिया वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का एक फोक डांस है, लोक गीत है और नृत्य भी है, 2010 में इसको शामिल किया गया। कुंभ मेला 2017 में इसको शामिल किया गया। छऊ नृत्य 2010 में, सुपर इंपॉर्टेंट, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है ये, इसको 2010 में शामिल किया गया। फोक डांस है इन स्टेट्स का, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया इसको। और एक दुर्गा पूजा है, इसको भी शामिल किया गया है 2021 के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल से बहुत ही फेमस है, आपकी रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कॉमनवेल्थ 2026 में किस खेल को बाहर कर दिया गया है। तो कॉमनवेल्थ 2026 से कुश्ती को बाहर कर दिया, रेसलिंग को बाहर कर दिया। 2026 आपको पता है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है, हर 4 साल बाद होता है। अभी रिसेंटली 2022 के कहाँ हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड में, जिसमें भारत चौथे स्थान पे था, पहला ऑस्ट्रेलिया ही था, दूसरे नंबर पे इसमें कनाडा जो था, दूसरे नंबर पे इसके अंदर सॉरी इंग्लैंड था, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे भारत और 5वें पे न्यूजीलैंड था। 2026 में पहली बार 5 अलग अलग शहरों के अंदर खेलों का आयोजन होगा। कुश्ती, तीरंदाजी और निशानेबाजी को इसमें कोई जगह नहीं दी गई, मतलब कुश्ती तो हरियाणा से रिलेटेड था तो पढ़ा दिया मैंने, तीरंदाजी और निशानेबाजी को भी बाहर कर दिया। 28 साल के बाद में जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें पुरुष क्रिकेट को भी शामिल कर लिया, तब वनडे और T20 जो है ना ये तो है ही है आप लोगों के, ठीक है। और वुमेन वाला क्रिकेट T20 इस बार ऐड किया गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर यहीं पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस हरियाणवी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताइए विस्तार से आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कैसा लगता है आपको डेली लेक्चर सुन के, ये भी मुझे आप फीडबैक ज़रूर देना। देखो अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर देना, पसंद आता है तो ही शेयर करना, और अगर चैनल पे आपको लगता है कि आप रेगुलरली बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हो तो ही सब्सक्राइब करना। इन पे तो बंदिशें नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदिशें वाली चीज़ें हैं, या यूँ कहिएगा जिस पे आपसे रिक्वेस्ट है वो कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छा लगता है और एक अगले दिन की एनर्जी क्रिएट होती है मेरे अंदर, ताकि आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे एक नया अपडेट दे पाऊँ मैं। थैंक यू सो मच। और 6 बजे आप नेशनल करंट अफेयर को भी देखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।